नमस्कार स्टूडेंट, श्री श्याम महाविद्यालय चंदवा जी ऑनलाइन क्लासों में सभी स्टूडेंटों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से बीए भाग सेकंड में मानव भूगोल पढ़ा रहे हैं। मानव भूगोल में अपना जो चैप्टर चलेगा वो है आज नवनिश्चयवाद। आज का चैप्टर है नवनिश्चयवाद। इस नवनिश्चयवाद के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? नवनिश्चयवाद के मुख्य प्रतिपादक महोदय ग्रिफिथ टेलर थे। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवादी विचारधारा दी। ये ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलियन भूगोलविद थे। इन्होंने नियतिवाद और संभववादी विचारधारा दोनों विचारधाराओं का विश्लेषण किया तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मानव न तो पूर्णतः प्रकृति के नियंत्रण में रह सकता और मनुष्य न ही पूर्ण रूप से प्रकृति के अधीन रह सकता और न ही इतनी इसकी गुलामी कर सकता। तो उन्होंने कहा कि मानव न तो प्रकृति का दास है, कि मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही इसका स्वामी। और न ही पूर्ण स्वामी, अर्थात मानव को प्रकृति के आदेशों की पालना करनी चाहिए। हमें पूर्ण रूप से प्रकृति को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ये किस भूगोलवेत्ता ने कहा? ग्रिफिथ टेलर ने कहा। उन्होंने अपनी पुस्तक 20th सेंचुरी ऑफ वर्ड जिसका प्रकाशन 1951 में किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति को बदल नहीं सकता। प्रकृति को बदल नहीं सकता। उन्होंने इस पुस्तक में समस्त संसार का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने समस्त संसार का जो प्राकृतिक वातावरण है, इस प्राकृतिक वातावरण के अनुसार उन्होंने विश्व के अत्यधिक शीत प्रदेश, अब विश्व के शीत प्रदेश कौन से हैं? जैसे टुंड्रा, तो ये विश्व का सबसे शीत प्रदेश है। अर्थात जो विश्व है उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव शीत प्रदेश के अंतर्गत आते हैं।
ऐसे प्रदेशों में मानव को प्रकृति के आदेश की पालना करनी ही पड़ेगी। तो जैसे टुंड्रा प्रदेश है वो विश्व का सबसे शीत प्रदेश है। क्या इस शीत प्रदेश को मानव अपने काट छांट का उपयोग कौन सी विचारधारा, संभववादी विचारधारा के अनुसार, संभववादी विचारधारा के अनुसार क्या काट छांट करके प्रकृति द्वारा दिए हुए आदेशों की वो क्या करता है, अवहेलना करता है और चुनौतीपूर्ण उनको बदल देता है? क्या उसी प्रकार विश्व का सबसे शीत प्रदेश टुंड्रा प्रदेश की जलवायु को भी मनुष्य बदल सकता है? नहीं बदल सकता। अतः इस विचारधारा के आधार पर यह है कि ऐसे प्रदेशों में मानव को प्रकृति के आदेशों की पालना करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम इतने बड़े शीत प्रदेश को हम उन्हें किसी भी प्रकार से गर्म प्रदेश में नहीं बदल सकते। जैसे टुंड्रा प्रदेश है, साइबेरियन है, साइबेरियन है, अलास्का है, अंटार्कटिका है। क्या इन्हें हम इनकी जलवायु को परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मानव में ये शक्ति नहीं पाई जाती कि वो प्रकृति के इतने बड़े क्षेत्र को चैलेंज कर सके। इस आधार पर ये विचारधारा क्या कह सकती है कि मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही इसका स्वामी, अर्थात इन दोनों में क्या है, अन्योन्याश्रित संबंध है और प्रकृति के आदेश की पालना करनी चाहिए। प्रकृति जो हमें आदेश देती है, प्रकृति के आदेश की पालना, इतना भी नहीं कि हम प्रकृति के आदेश की पालना ही करते रहें, इतना है कि हमें ज्यादा प्रकृति से खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए। तो कौन सी विचारधारा प्रकृति के साथ अन्योन्याश्रित संबंध बनाने की बात करती है? वो विचारधारा है नवनिश्चयवाद, जिसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टैगर महोदय हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं। उन्होंने प्रमुख पुस्तक 20th Century of World 1981 में प्रकाशित की और उन्होंने कहा कि हम प्रकृति के आदेश को पूर्ण रूप से चैलेंज नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु शीत है, अंटार्कटिका की है, अलास्का की है, ग्रीनलैंड की है और जो भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, हम वहां की जलवायु को पूर्ण रूप से चैलेंज नहीं कर सकते। अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा मरुस्थल है उसको भी हम पूर्ण रूप से क्या, उसकी जो गर्म जलवायु है उसको बदल नहीं सकते। तो ये क्या है, हम बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रकृति द्वारा दिया गया क्षेत्र इनका काफी विस्तृत है। हम छोटे रूप से हम प्रकृति को चैलेंज कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि हम पहले पानी किसमें था, कुओं में था, कुओं से पानी किसमें चला गया, धरती के नीचे भाग में चला गया। मानव ने काट छांट का उपयोग करते हुए उस पानी को बाहर निकाल लिया। किसके माध्यम से? नलकूप के माध्यम से निकाल लिया। कौन सी विचारधारा के आधार पर? संभववादी विचारधारा के आधार पर। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र को हम बदल नहीं सकते। क्या समस्त अलास्का की जलवायु को चैलेंज कर सकते? नहीं कर सकते। साइबेरिया, टुंड्रा, अलास्का, हम किसी भी विश्व के हॉट स्थल को शीत प्रदेश में नहीं बदल सकते और शीत प्रदेश को हम किसमें नहीं बदल सकते? गर्म प्रदेश में नहीं बदल सकते। अर्थात हम इन क्षेत्रों को अमेरिका जैसे विकसित देश नहीं बना सकते। जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, क्या अमेरिका और इंग्लैंड की तरह हम अलास्का को बना सकते हैं?
क्या साइबेरिया को बना सकते? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वहां प्रकृति द्वारा दी हुई शक्तियां इस प्रकार है कि हम उस प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये है कौन सी विचारधारा? नवनिश्चयवादी विचारधारा। क्या कहती है कि हमें इसके आदेशों की पालना ही करनी चाहिए। तो यह है हमारी नवनिश्चयवादी विचारधारा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट, जो भी हमने प्राकृतिक प्रदेश पढ़ाए, इस विचारधारा के आधार पर प्रकृति का दिया हुआ हर क्षेत्र समान जलवायु वाला नहीं है। हमारी जो पृथ्वी है इस पर कहीं अत्यधिक शीत है तो कहीं की जलवायु सम है, कहीं अत्यधिक उष्ण घोर प्रदेश है तो कहीं की समुद्र तटीय की जलवायु के कारण मौसम क्या है? सुहावना है। अतः समस्त संसार एक समान जलवायु नहीं रखता है। अतः हमें प्रकृति के दिए हुए आदेशों की पालना जलवायु के आधार पर माननी ही पड़ेगी। यही हमें आदेश देती है कौन सी विचारधारा? संभववादी विचारधारा। इस जो विचारधारा है उसके कुछ प्रदेशों को हम मानचित्र के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है जिसके ऊपर मानव क्या करता है? निवास करता है। बताइए ये कौन से भाग है? स्थल जिनके ऊपर मनुष्य निवास करता है। और ये क्या है? महासागर। जैसे ये महासागर है अटलांटिक, जिसे क्या कह सकते हैं? अंध महासागर भी कहते हैं। इसके अलावा ये महासागर है हिंद महासागर और ये कौन सा है? प्रशांत। अब प्रशांत कौन सा है? पूर्वी। ये है प्रशांत महासागर। और इधर ये भी है प्रशांत महासागर। इसके अलावा ये कौन सा ध्रुव हो गया? ये है उत्तरी ध्रुव। इसके अलावा ये प्रदेश कौन सा हो गया? आर्कटिक प्रदेश है नीचे। और ये इधर बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर और ये है मेडागास्कर। पढ़ कौन सी विचारधारा रहे हैं? नव निश्चयवादी। इसके प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। कौन सी विचारधारा थी? नव निश्चयवादी विचारधारा। किस पुस्तक में लिखा? पुस्तक है 20 सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड। इसका प्रकाशन उन्होंने कब किया? 1981 में। क्या कहा कि हम प्रकृति द्वारा दिए हुए
आदेशों को पूर्ण रूप से नकार नहीं सकते। क्यों नहीं सकते? कि जैसे ये भाग कौन से हैं? स्थल के, जिनके ऊपर मनुष्य रह सकता है, और ये भाग कौन से हैं? जल के, जो महासागर है, अर्थात 71% जल किसमें है? महासागरों में, और 29% क्या है? स्थल, जिसके ऊपर मानव रहता है। जब 20th सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड 1981 में कौन से भूगोल नेता ग्रिफिथ टेलर ने समस्त विश्व का क्या किया? अध्ययन किया, तो वो इन क्षेत्रों को बिल्कुल क्या माना? शीत माना। अर्थात ये कौन से प्रदेश है? साइबेरियन प्रदेश, अर्थात टुंड्रा प्रदेश। और ये क्या है? अलास्का। इसके अलावा ये क्या है? अलास्का। इनमें क्या है? ये है पूर्वी और ये है पश्चिमी। इसके अलावा ये है ग्रीनलैंड, तो ये ग्रीनलैंड भी अत्यधिक शीत में है। ये अलास्का भाग अत्यधिक शीत में है। इसके अलावा ये नीचे का जो भाग है आर्कटिक, ये भी क्या है? अत्यधिक शीत वाला प्रदेश है। इसके अलावा ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये अति उष्ण है, अति उष्ण है, और ये अति शीत। ये प्रदेश कौन से हो गए? अति शीत प्रदेश। तो क्या इस अन्य विचारधाराओं के आधार पर, क्या मानो कांट छांट के आधार पर संपूर्ण इस साइबेरियन प्रदेश को, क्या इसकी जलवायु को बदल सकता है? ये जो घूमे कौन? ग्रिफिथ टेलर इस विचारधारा के माध्यम से ये समझा रहे कि इस संपूर्ण प्रदेश को मनुष्य इस जलवायु को नहीं बदल सकता, ग्रीनलैंड की जलवायु को नहीं बदल सकता, ये अति शीत प्रदेश है, अलास्का की जलवायु को नहीं बदल सकता, अंटार्कटिका को नहीं बदल सकता। तो ये क्या है? विश्व के सबसे शीत प्रदेश। इसी के साथ अफ्रीका महाद्वीप में जैसे सहारा है, क्या वो सहारा को फ्रीज के माध्यम से शीत प्रदेश बना सकता है? नहीं बना सकता। और ये गर्म हीटर के माध्यम से इसको गर्म नहीं कर सकता। तो मनुष्य को प्रकृति के दिए हुए आदेशों की पालना करनी चाहिए। जैसे ये क्या है? अमेरिका, अमेरिका, और ये क्या है? इंग्लैंड। वो इन क्षेत्रों को अमेरिका और इंग्लैंड जैसा विकसित इन क्षेत्रों को नहीं कर सकता। कौन सी विचारधारा के आधार पर? नव निश्चयवादी विचारधारा के आधार पर मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए हुए कुछ क्षेत्रों को परिवर्तित नहीं कर सकता। इसी प्रकार जैसे प्रकृति ने यहाँ की जलवायु सम दी है, तो ये जो कौन से है? चीन और भारत, और ये क्या है? पाक, और ये क्या है? बांग्लादेश। ये विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या लिए हुए है, अर्थात जनसंख्या का प्रमुख कारण है कौन सी जलवायु? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु के कारण और उपजाऊ भूमि के कारण विश्व के सबसे जनसंख्या के घने आबाद क्षेत्र हैं। तो क्या इस विचारधारा के आधार पर क्या है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए हुए आदेशों को पूर्ण रूप से नहीं बदल सकता, लेकिन प्रकृति मनुष्य उनमें कुछ क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। अतः इस विचारधारा के आधार पर क्या कहा कि मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही पूर्ण रूप से इसका विजेता। हमें प्रकृति के दिए हुए आदेशों की पालना करनी ही चाहिए।
कौन से भूगोलवेत्ता है? ग्रिफिथ टेलर महोदय। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कौन से पुस्तक में लिखी? 20th सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड। कब लिखा? 1981 में। किसका उन्होंने अनुभव किया? समस्त विश्व का अनुभव किया। विश्व के आधार पर उन्होंने विश्व के अति शीत और अति उष्ण प्रदेशों के आधार पर उन्होंने समझाया कि मनुष्य अपनी काट छांट के आधार पर इन्हें नहीं बदल सकता, इनमें कुछ क्या करता है? कुछ परिवर्तन। अतः ये एक अन्योन्याश्रित क्या है? मध्यम मार्गीय विचारधारा है। किसकी? एक ये है नियतिवाद और दूसरी कौन सी थी? संभववाद। इन दोनों की मध्यम मार्गीय शाखा, मध्यम मार्गीय शाखा है। तो बताइए, नियतिवाद और संभववाद की मध्यम मार्गीय शाखा किसे कहा गया? मध्यम मार्गीय शाखा नियतिवाद को कहा गया। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? कौन सी विचारधारा चल रही है? नव निश्चयवादी विचारधारा। क्या है? मानव प्रकृति के आदेशों की पालना करते हुए क्या कर सकता है? प्रौद्योगिकी विकास कर सकता है। विकास कर सकता है। तो विचारधारा क्या कह रही है? कि मानव को प्रकृति के दिए हुए आदेशों की पालना करनी ही चाहिए। इतनी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए कि मानव का अस्तित्व ही किसमें चला जाए? खतरे में चला जाए। कि हम पूर्ण रूप से प्रकृति को नहीं बदल सकते। जैसे उदाहरण है कि चौराहे पर खड़ा सिपाही, चौराहे पर खड़ा सिपाही या चौराहे पर लगी हुई बत्तियां, जो क्या देती है? संकेत। क्या देती है? संकेत। बताइए संकेत क्या संकेत देती है? एक बत्ती होती है लाल, एक है भूरी और एक है हरी। तो लाल बत्ती का मतलब, इसके लाल बत्ती क्या है? कि खतरा है, अर्थात रुके रहो, रुके रहो। भूरी बत्ती क्या है? तैयार हो जाओ,
या सावधान। और हरी बत्ती का मतलब क्या है? जाओ। तो बताइए ये किसके संकेत हैं? खतरे के संकेत। उसी प्रकार जो ये उदाहरण दिया, प्रकृति भी हमें क्या देती है? संकेत देती है। तो हम प्रकृति को पूर्ण रूप से नहीं बदल सकते, आदेशों की पालना करते हैं हम इसकी पालना करते ही हमारा प्रौद्योगिक विकास कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे अभी उदाहरण दिया साइबेरियन प्रदेश, जो साइबेरियन प्रदेश है वो अत्यधिक शीत प्रदेश है, विश्व का सबसे शीत प्रदेश, लेकिन उसमें अत्यधिक प्राकृतिक संपदा छुपी हुई है, जिनमें क्या क्या है? वहां पर सबसे ज्यादा कोयले के भंडार हैं नीचे गर्भ में, उसके अलावा सोने के भंडार भी हैं, यूरेनियम के भंडार भी हैं। हम प्रकृति से समायोजन करके वहां का जो उत्खनन करके हम प्रौद्योगिक विकास कर सकते हैं। अलास्का है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में अत्यधिक उष्ण प्रदेशों में, वहां पर सहारा के आसपास जोहान्सबर्ग में सोने की खानें हैं। अतः उष्ण जलवायु से भी मनुष्य समायोजन करके वहां पर अत्यधिक बहुमूल्य धातु को बाहर निकाल रहा है। अब अत्यधिक बहुमूल्य धातु कौन सी है? सोना। बताइए प्रकृति का प्रकोप कैसा है? अत्यधिक उष्णता वाला है, लेकिन उस अत्यधिक उष्णता वाले प्रकोप को मनुष्य सहन करके भी वहां प्रकृति द्वारा दी हुई अति महत्वपूर्ण मूल्यवान खनिज धातु सोने को निकाल रहा है। तो वहां पर जोहान्सबर्ग विश्व की सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली सोने की खान है। कौन सा प्रदेश है? उष्ण प्रदेश है। उसी प्रकार से साइबेरियन प्रदेश विश्व का अत्यधिक शीत प्रदेश है। वहां पर क्या सोना है, टंगस्टन है, बहुमूल्य खनिज है, उनकी भी मनुष्य ने खोज की है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कि यहां पर भी बहुमूल्य खनिज पदार्थ है। तो ये सब बातें नवनिश्चयवादी विचारधारा में है, जिनका विस्तृत रूप से 1951 में 20th सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड में प्रमुख भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने किया। इसके बाद में जो इनके मुख्य समर्थक हैं, उन मुख्य समर्थकों में हंटिंगटन, क्या सही है क्या गलत है, किसी विचारधारा के पक्ष में जब तक कुछ कहा नहीं जाता, उन्हें पूर्ण रूप से ये नहीं माना जाता कि ये सही है या गलत। तो सबसे पहले इनके जो मुख्य समर्थक हैं, मुख्य समर्थक, इनके मुख्य समर्थकों में है हंटिंगटन। बताइए ये हंटिंगटन कहां के भूगोलवेत्ता है? बता सकते हैं? नहीं। लेकिन जब मानव भूगोल की विचारधाराएं बताई गई, तो हर भूगोलवेत्ताओं, जैसे अमेरिकन हो और चाहे जर्मन हो, सबको हमने कोडिंग के माध्यम से बताया था। और हमने क्या लिखा था? हमें राखलू लिखा था। अब बताइए क्या इसमें कोई कोडिंग मिलती है? मिलती है। तो ये क्या हुआ? हंटिंगटन। हंटिंगटन कहां के भूगोलवेत्ता हो गए? अमेरिका के। कौन से देश के?
अमेरिका। तो इस विचारधारा को, कौन सी विचारधारा को, नव निश्चयवादी विचारधारा को कौन सी विचारधारा भी कह सकते हैं? इस विचारधारा को अमेरिकन विचारधारा भी कह सकते हैं। अब अमेरिकन विचारधारा क्यों कह सकते हैं? कि इसका ज्यादातर जो समर्थन किया वो अमेरिकन भूगोलवेताओं ने किया था। अतः इसे हम अमेरिकन विचारधारा के नाम से भी जान सकते हैं। ये जो भूगोलवेता है, इन्होंने जब 1907 में पुस्तक लिखी थी क्लास ऑफ एशिया, क्लास ऑफ एशिया, क्लास ऑफ एशिया। ये जो क्लास ऑफ एशिया है 1907 में लिखी, किसने लिखी? हंटिंगटन ने लिखी। क्लास ऑफ एशिया पुस्तक हंटिंगटन ने लिखी। कौन से सन में लिखी? 1907 में। और इस पुस्तक में उसने जो कौन सी नव निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया। नव निश्चयवादी विचारधारा जो किसने दी थी? हंटिंगटन ने दी। उन्होंने कहा कि वास्तव में हंटिंगटन महोदय ने जो नव निश्चयवादी विचारधारा के संबंध में अपने विचार 20th सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड में लिखे हैं वो करेक्ट है। मैं इनका समर्थन करता हूं। कौन सी पुस्तक में लिखा? प्लस ऑफ एशिया। ये प्रश्न कि प्लस ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? हंटिंगटन है। हंटिंगटन। प्लस ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? हंटिंगटन है। अब ये हंटिंगटन जो मैं बता रहा हूं, ये 7 जनवरी 2020 जो फर्स्ट ग्रेड भूगोल का एग्जाम हुआ उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि कि प्लस ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लस ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? हंटिंगटन। अर्थात ये प्रश्न करंट अभी पूछा गया कौन सी एग्जाम में? इसमें ये कोर्स में भी है, पढ़ाते वक्त है, इसलिए मैंने बताया कि ये जो प्लस ऑफ एशिया है इस पुस्तक के बारे में अभी करंट में फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी एग्जाम में पूछा गया। इसीलिए जो ये पुस्तक है, मैं आपको ये पुस्तक पढ़ा रहा हूं। ये पुस्तक जो मुख्य लेखक भूगोलवेता है डॉक्टर S.D. कौशिक की पुस्तक अति महत्वपूर्ण है, जो बड़े ही साग्रहिक रूप से लिखी गई है। सरल मृदु भाषा में S.D. कौशिक द्वारा लिखी गई पुस्तक, जिसमें कई मानव भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। इसके अलावा मानव भूगोल BC जाट के द्वारा भी लिखा गया। उन्होंने भी अति सरल भाषा में मानव भूगोल को समझाया। इसके अलावा भारत के प्रख्यात भूगोलवेता माजिद हुसैन ने भी मानव भूगोल पुस्तक लिखी है। अतः तीनों लेखकों के साथ
को मानव भूगोल की पुस्तक में आपको पढ़ाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हंटिंगटन की। इसके अलावा इन्होंने सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक लिखी। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सिविलाइजेशन और क्लाइमेट पुस्तक किस भूगोलवेता ने लिखी? हंटिंगटन ने। कौन से सन में लिखी? 1915 में। इस पुस्तक में भी उन्होंने नव निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया। नव निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया। उन्होंने इन पुस्तकों में मानव के रहन सहन, वातावरण, खान पान पर प्रकृति का नियंत्रण बताया। प्रकृति का नियंत्रण बताया कि वास्तव में प्रकृति मानव के पहनावे को, मानव के खान पान को नियंत्रित करती है। जो ये बता रहे हैं वो अगर हम भी देखें तो सोचेंगे कि वास्तव में हंटिंगटन ने जो अपनी दोनों पुस्तक प्लस ऑफ एशिया, सिविलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट में लिखा, वो वास्तव में सही लिखा कि क्या वातावरण का प्रभाव मनुष्य के रहन सहन और खान पान पर होता है? हाँ, वास्तव में होता है। कैसे? आपने शीत प्रदेश में जो मैंने टॉपिक पढ़ाए एस्किमो, बुशमैन, उनमें अच्छी तरह ये बताया गया था इन्हीं ऑनलाइन क्लासों में कि एस्किमो और बुशमैन किस प्रकार रहते हैं, कैसे उनके आवास हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो शीत प्रदेश में रहने वाली जाति कौन सी? जनजाति एस्किमो, और गर्म प्रदेश में रहने वाली बुशमैन का काफी विस्तृत अध्ययन करवाया था। और ये बताया गया था कि ये जनजाति प्रकृति द्वारा दिए हुए वातावरण के अनुसार उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और रीति रिवाज है। तो इन्हीं का जिक्र उन्होंने जब इन पुस्तकों में संपूर्ण विश्व का अध्ययन किया तो उन्होंने माना कि वास्तव में प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य का चैलेंज, शौर्य परिवर्तित होता है। कैसे? कि जैसे एस्किमो और इसके बारे में पढ़ाया था बुशमैन के बारे में। बुशमैन दोनों के ऊपर इसका प्रभाव है प्रकृति का। सही है या गलत?
सही है। अगर इस लेखक की बात से आप अब भी नहीं समझ रहे तो मैं आपको बताता हूं कि हम राजस्थानी हैं, हम एक प्रकार की जलवायु में नहीं जीते हैं। यहाँ पर वर्ष में 3-4 प्रकार की जलवायु का सामना करना पड़ता है। मुख्य जलवायु तो सर्दी, गर्मी और वर्षा ही है, लेकिन नवंबर और दिसंबर में कड़ाके की क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। उस ठंड में हम ठिठुरने लगते हैं, हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। लेकिन हम क्या मई और जून में क्या ऊनी वस्त्र नहीं पहनते? नहीं पहनते। उस वक्त हम सूती और ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रकृति के आदेशों की पालना करनी ही पड़ेगी। यदि हम प्रकृति के आदेशों की पालना नहीं करेंगे तो क्या हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते। हम नवंबर और दिसंबर के माह में बिना हम ऊनी वस्त्र के बाहर नहीं निकल सकते, और हम मई और जून में हम कभी भी स्वेटर जर्सी पहन करके नहीं घूम सकते। यही हमारे ऊपर प्रकृति का नियंत्रण है। प्रकृति हमें चैलेंज करती है, प्रकृति हमें आदेश देती है। क्या देती है? कि हमें प्रकृति का अनुसरण करना ही पड़ेगा। हम संभववादी विचारधारा और नियतिवादी विचारधारा की जो मध्यम मार्गी विचारधारा को अपनाते हुए नियतिवाद विचारधारा का अनुसरण करना पड़ेगा। हम प्रकृति के आदेशों की पालना ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुएं में पानी बीत गया, पानी है ही नहीं, तो क्या प्यासे मरेंगे? नहीं मरेंगे। काट छांट का प्रयोग करते हुए, हम मानवीय मस्तिष्क का उपयोग करते हुए, हम कुएं में बीते हुए पानी नलकूप का आविष्कार करते हुए हम धरती से नीचे से पानी निकाल लेंगे। कौन सी विचारधारा? संभववादी। हम जब फसलें नष्ट हो जाएगी, कम जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति के लिए हम रसायनों का प्रयोग करेंगे, हम हरित क्रांति का करेंगे, लेकिन नहीं ज्यादा करेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा कि मानव न तो प्रकृति का दास है और न इसका स्वामी, दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध होना ही चाहिए। कौन सी विचारधारा? नवनियतिवादी विचारधारा के आधार पर हम इस विचारधारा को चैलेंज नहीं कर सकते। हम इसके आदेशों की पालना करेंगे और इसके मुख्य समर्थक हंटिंगटन महोदय हैं। दूसरे जो महोदय हैं कार्ल सावर। दूसरे इसके जो मुख्य समर्थक हैं वो कार्ल सावर। बताइए, कार्ल सावर ने कौन सी पुस्तक में नियतिवादी विचारधारा का समर्थन किया? तो इन्होंने किया था कल्चर ऑफ ज्योग्राफी में। कल्चर ऑफ ज्योग्राफी, कल्चर ऑफ ज्योग्राफी में नियतिवाद का समर्थन किया कि मनुष्य के खान पान रीति रिवाजों पर प्रकृति का नियंत्रण होता है। तो कल्चर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी? कार्ल सावर ने लिखी थी। कौन से सन में? 1947 में। 1947 में लिखी। इसके अलावा और इसके समर्थक और हुए, इसके अलावा इसके समर्थक हुए हार्वर्डसन, हार्वर्डसन ने भी इनका समर्थन किया। कौन से सन में किया था?
1904 में 1904 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिटी में इसके बारे में काफी कुछ लिखा। इसके अलावा रॉक्सबी, ये भी अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, इन्होंने इसका समर्थन किया और ये कहा लहरों का, अर्थात कौन सी लहरें, जब विमान को उड़ने में समस्या आई जेट स्ट्रीम पवनों में, तो उन्होंने नव निश्चयवादी विचारधारा का जिक्र किया। धन्यवाद।